जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का लेसन है उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से रिलेटेड जो वीडियो था वो आप लोगों ने कल देख लिया था। तो आज हमारा नया वीडियो है उत्तम अधिगम जो सामग्री है उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो डायरेक्ट हम लोग विशेषताओं की ओर आते हैं। प्रश्न बन सकते हैं कि भाई उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन करो, या फिर 2 विशेषताएं बताइए या 3 विशेषताएं बताइए। ठीक ऐसा ही है। और बहुउद्देशीय सामग्री से क्या उद्देश्य इसके उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि उत्तम अधिगम साधनों में कुछ भाई विशेषताएं होती हैं, जैसे वे क्या हो कि वह बिना लागत की हो, ठीक, अल्प लागत की हो, बहुउद्देशीय हो, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके और एक से अधिक पाठों में प्रयोग हो सके, उसकी शैक्षिक उपयोगिता हो। ठीक ऐसे ही इसकी कई सारी उपयोगिताएं हैं और इन्हीं सब उपयोगिताओं से युक्त कोई सामग्री होगी तभी वह उत्तम अधिगम सामग्री कही जाएगी। ठीक, अब हम इसके विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है बिना लागत के प्राप्त सामग्री। तो बिना लागत के प्राप्त सामग्री का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। इनके लिए हम धन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बिना लागत है तो धन की आवश्यकता तो होगी नहीं। तो इसके अंतर्गत कैसी वस्तुएं आएंगी? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं एवं प्रयोग रहित सामग्री आती है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लिखने के लिए 2 विकल्प होते हैं। प्रथम विकल्प के अंतर्गत हम बाजार से गत्ता खरीदें और उसके चौकोर टुकड़े बनाकर लिखें। दूसरा विकल्प क्या है कि किताब कॉपी रजिस्टर के फटे टूटे गत्तों में से चौकोर टुकड़े काटकर उस पर अक्षर लिखें। और जो हमारा दूसरा विकल्प है, ठीक, कि पुराने कॉपी किताब के रजिस्टर के जो फटे गत्ते हों उनके चौकोर टुकड़े काट कर उन पर अक्षर लिखें। तो ये सर्वोत्तम माना जाएगा क्योंकि ये सरलता से प्राप्त हो गया और धन की आवश्यकता भी इसमें नहीं पड़ी। तो पहली विशेषता यहाँ पे है कि बिना लागत के प्राप्त सामग्री। ऐसे ही सेकंड है कि अल्प लागत की सामग्री। तो अल्प लागत का मतलब है कि अगर आप कोई मटेरियल लगा भी रहे हैं तो उसकी जो लागत आए वो अल्प आए, मतलब कम लागत है, लो कॉस्ट है। इसके निर्माण में कम से कम लागत होनी चाहिए। यह सामग्री भारतीय परिस्थिति में सर्वोच्च मानी जाती है, ठीक, क्योंकि सरकार आर्थिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं है कि प्रत्येक विद्यालय को धन उपलब्ध करा सके। तो भारतीय विद्यालयों में उन शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी लागत कम हो। बहुउद्देशीय सामग्री। बहुउद्देशीय सामग्री का मतलब ये है कि कोई एक सामग्री काफ़ी सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हो। तो इसके अंतर्गत उन शिक्षण अधिगम सामग्री की गणना की जाती है जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे मानचित्र या किसी चार्ट को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले हमें उसके आकार, रंग, कलात्मकता पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि उस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रत्येक पक्ष छात्रों को अनिवार्य रूप से सूचना प्रदान करता है। इसमें छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होगा, ठीक, और जिसका प्रयोग वह आवश्यकता के अनुरूप कर सकता है। तो अतः शिक्षा अधिगम सामग्री का बहुउद्देशीय होना इसकी मुख्य विशेषता है। तो इससे पहले जैसे लिखा था, इस चैप्टर का नाम है उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं। तो कोई भी सामग्री उत्तम कब होगी? जब वह बहुउद्देशीय उद्देश्य को पूरा, मतलब उसके कई सारे उद्देश्यों, सिर्फ एक ही उद्देश्य ना हो, कई सारे उद्देश्य हों। एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग। अब ये क्या है कि भाई एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, तो जो अधिगम सामग्री हो वो सिर्फ एक ही कक्षा के लिए ना हो, ऐसी हो कि आप उसे एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग सामग्री नहीं खरीदेंगे तो कॉस्ट भी आपकी नहीं आएगी। इस सामग्री का निर्माण करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि उसका प्रयोग एक से अधिक कक्षाओं में किया जा सके, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक रूप से शिक्षण अधिगम सामग्री निर्मित करने पर धन और समय का अपव्यय होगा। विभाग से उपलब्ध विज्ञान किट एवं गणित किट दोनों ही इस प्रकार की सामग्री का उदाहरण है। विज्ञान किट एवं गणित किट में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कक्षा 1 से 5 तक किया जा सकता है, ठीक। तो एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग यहाँ पे हो गया। आगे एक से अधिक पाठों में प्रयोग, तो सेम टू सेम लगभग उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे कक्षा था तो यहाँ पे पाठ आ गया। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो एक से अधिक पाठों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, ठीक। इसमें जो होती है शिक्षण सामग्री उसे एक से अधिक पाठों में प्रयोग
किया जाना चाहिए, जिससे कि वह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, और चावल उत्पादक क्षेत्र एवं नदियों को प्रदर्शित कर सके। इसके लिए हमें विभिन्न रंग एवं संकेतों का प्रयोग एक ही मानचित्र में करके भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करना चाहिए। जिस पाठ को हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसमें उस मानचित्र का प्रयोग किया जा सके। इसी प्रकार अन्य विषयों की शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना चाहिए। इसमें रख रखाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती तथा धन और समय की क्या होती है, बचत होती है। विषयवार पाठ के अनुरूप तो शिक्षण सामग्री का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ के अनुरूप तथा विषय से संबंधित होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को संपूर्ण पाठ का अध्ययन करने के पश्चात यह निश्चित करना चाहिए कि इस पाठ में प्रमुख रूप से किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग आवश्यक है। इसके पश्चात ही शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना चाहिए। कि शैक्षिक उपयोगिता, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण भाई उनकी शैक्षिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक, कि क्या होता है कि भाई विषय वस्तु को वो जो शैक्षिक या जो अधिगम हमारी सामग्री रहती है वो विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से छात्रों के लिए बोधगम्य रूप में प्रस्तुत हो, ठीक, जिससे कि उसकी जो शैक्षिक उपयोगिता हो वो सिद्ध हो सके उस शिक्षण अधिगम सामग्री की। बालक में रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप तो शिक्षण अधिगम सामग्री की उत्तमता के लिए यह आवश्यक है कि यह छात्रों की रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल हो। ठीक, मान लीजिए कि भाई छात्र की आयु 6 से 8 वर्ष की है तो शिक्षण सामग्री का स्वरूप खेल प्रधान गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए। बालक को गिनती तथा पढ़ाई सिखाने के लिए कंकड़ों तथा चार्टों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही छात्र अगर 8 से 14 वर्ष के मध्य है तो उसके लिए शिक्षण सामग्री के रूप में चार्ट, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर एवं दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, तो ये है कि भाई बालक में रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप अधिगम सामग्री का निर्माण करना। कक्षा के अनुसार सामग्री का आकार प्रकार, तो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु यह बहुत आवश्यक है कि उसके तैयार करने से पूर्व जिस कक्षा में उसे प्रस्तुत किया जाना है जिससे उसके आकार एवं छात्र संख्या पर विचार कर लिया जाए। ठीक, इस विषय में कक्षा का आकार एवं छात्र संख्या दो प्रमुख बिंदु होते हैं। यदि छात्र संख्या कम तथा कक्षा का आकार छोटा है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का आकार छोटा भी हो सकता है, किंतु अधिक छात्र संख्या एवं बड़े कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का आकार भी बड़ा होना चाहिए। ठीक, आशय यह है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो और पीछे के छात्रों को उसे देखने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो इस प्रकार आप लोगों ने उत्तम शिक्षण अधिगम की विशेषताओं में के अंतर्गत काफ़ी पॉइंट्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक, तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।